ज्यादातर नांगों ने बर्छियां उठा रखी थी और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कंधों के साथ कमाने और पीठ पीछे तीरों की तरकशें लटका रखी थी। फजलदाद निहत्था था। उसके पास एक चाकू था जो उसके झोले में पड़ा हुआ था और झोला नांगों ने ले लिया था। मैं खोपड़ियों का जिक्र भूल गया हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि उन लोगों में इंसानी खोपड़ी को खसूसी अहमियत थी। जिस चबूतरे पर सरदार ज़ोहरा खानम और फजलदाद बैठे थे, उस चबूतरे के चारों कोनों पर सलीके से खोपड़ियाँ रखी हुई थीं। 2 खोपड़ियाँ सरदार और ज़ोहरा खानम के आगे रखी गई थी। जब फजलदाद को ज़ोहरा खानम के पहलू में बिठाया गया तो एक नांगा एक और खोपड़ी उठाकर लाया और फजलदाद के आगे रख कर चला गया। उसके बाद 2 औरतों और 2 मर्दों ने मिलकर डांस किया। ये डांस उनका कोई अपना ही था। उनके जिस्मों की हरकत कुछ ऐसी थी जैसे वो इन हरकत से कोई बात समझा रही हों। इस डांस में कोई अजीब सा तासुर था जो फजलदाद ने ख़ास तौर पर महसूस किया। मैंने फजलदाद से पूछा कि वहाँ मर्द भी नंगे और औरतें भी नंगी थी तो उनका आपस में रवैया क्या था। फजलदाद ने कहा कि वो खुद हैरान है कि बिल्कुल नंगे होने के बावजूद कोई मर्द किसी औरत की तरफ नहीं देखता। साफ पता चलता था कि उन लोगों में डिसिप्लिन है और इस तरह की बदी नहीं जो हमारे मुहज़्ज़ब माशरे में देखने में आती है। ये डांस ख़त्म हुआ तो दोनों मर्द और दोनों औरतें अपनी अपनी जगह चले गए और उसके फ़ौरन बाद 12-13 आदमी एक सफ़ में खड़े हो गए और उनके सामने 12-13 औरतें उसी तरह सफ़ में आन खड़ी हुईं। ये सब नौजवान और जवान औरतें थीं। उन्होंने नकारों की थाप पर डांस भी किया और कोई गीत भी गाया। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ों में एक दूसरे के करीब आते और उसी तरह वापस हो जाते थे। फिर ये नाचते नाचते एक दायरे में हो गए और फिर एक मर्द और एक औरत अलग अलग होकर एक ही थाप पर एक ही किस्म का डांस करते करते फिर अलग हो गए और पहले की तरह सफ़ों में जा खड़े हुए। कुछ देर के बाद ये नाच गाना भी ख़त्म हो गया। सरदार ने जो आलती पालती मारे बैठा था अपना 2 फुट लंबा डंडा बुलंद करके हिलाया और कोई हुक्म दिया या ऐलान किया। तमाम नांगे एक तरफ देखने लगे। उस तरफ से 3 नांगे एक जवान साल आदमी को ला रहे थे। उसके हाथ पीठ पीछे बंधे हुए थे। वो चल नहीं रहा था बल्कि उसे चलाया जा रहा था। उस आदमी के चेहरे के नकूश आसामियों जैसे थे या वो बर्मी था। उसका रंग सफ़ेदी माइल पीला था। वो बिल्कुल बरहना था। उसे उस गोल पत्थर के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया गया जो उस जगह वस्त में रखा गया था। इस वक्त फजलदाद ने देखा कि उसके साथ जो नांगे थे उनमें से एक के हाथ में चौड़े फल वाली तलवार थी। वो उस आदमी के पीछे खड़ा था। उस आदमी को शायद कुछ पिला दिया गया क्योंकि उसका चेहरा बेतासुर था और वो कुछ भी नहीं बोलता था। उसे 2 नांगों ने कंधों से नीचे को दबाया तो वो जमीन पर 2 जानू बैठ गया। सरदार उठा और चबूतरे से उतरकर उस आदमी के पास जाकर रुका। एक नांगा हाथ में एक प्याला लिए दौड़ा आया और प्याला दोनों हाथों ऊपर उठाए हुए सरदार के आगे कर दिया। सरदार ने उस प्याले में अपने दाएं हाथ की उंगलियां डबोईं और बाहर निकालकर पानी सा उस आदमी की पीठ पर छिड़क दिया। सरदार ने अपना डंडा दरमियान से पकड़ा और बाजू लंबा करके डंडा उस आदमी के जिस्म से जरा ऊपर रखा। सरदार ने आसमान की तरफ मुंह करके बड़ी बुलंद आवाज में कुछ कहा और फिर उसका डंडे वाला हाथ बड़ी जोर से कांपने लगा जिस तरह मदारी डुगडुगी बजाया करता है। इस हरकत के मुताबिक डंडा भी डुगडुगी जैसी हरकत करने लगा। सरदार उस आदमी के चारों तरफ घूमने लगा और फिर सरदार का सारा जिस्म जोर जोर से कांपने लगा और यूं लगता था जैसे सरदार दिमागी तवाजुन खो बैठा हो या उसे कोई दौरा पड़ गया हो। सरदार का जिस्म इतनी जोर जोर से थिरकने लगा कि यूं लगता था कि जैसे उसके अज़ा जिस्म से अलग होकर बिखर जाएंगे। जब वो और ज्यादा जोश में आया तो उसके थिरकने की ताल पर नकारे बजने लगे और बाकी नांगों ने उसी ताल पर तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर सरदार आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में आने के बजाय यकलख्त रुक गया जैसे स्विच ऑफ कर दिया गया हो। इसके साथ ही नकारे खामोश हो गए और नांगों की तालियां भी बंद हो गईं। सरदार आहिस्ता आहिस्ता चलता और कुछ बुड़बुड़ाता फिर चबूतरे पर चला गया और डंडे से इशारा करके बैठ गया। एक नांगा दौड़ा आया। उसके हाथ में मिट्टी का बहुत बड़ा परातनुमा बर्तन था जो उसने पत्थर के आगे रख दिया। 2 नांगों ने कैदी को पकड़कर पत्थर के करीब इस तरह किया कि उसका सर पत्थर के जरा आगे था और गर्दन पत्थर पर थी। तलवार वाला नांगा उसके बाएं पहलू पर आया और एक ही वार में उसने कैदी का सर जिस्म से अलग कर दिया। सर बर्तन में जा पड़ा। एक नांगे ने सर फौरन उठा लिया और दूसरों ने उस बदकिस्मत आदमी का बाकी धड़ उठाकर इस तरह आगे कर दिया कि उसका सारा खून परात में गिरने लगा। ज़ोहरा खानम यह होलनाक मंजर देख रही थी। जब कैदी की गर्दन कट गई तो ज़ोहरा खानम ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर हल्की सी चीख मारी। फजलदाद ने अपना एक बाजू उसके कंधों पर रखा, फिर उसकी पीठ पर थपकी देकर कहा कि हौसला कायम रखो। सरदार ने ज़ोहरा खानम को उस खौफजदगी की हालत में देखा तो उसने भी ज़ोहरा खानम की पुश्त पर हाथ रख दिया। उधर नांगों ने वो शोर-गुल बर्पा किया कि कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। कैदी के खून से मिट्टी का बर्तन भरता जा रहा था। 2 नांगे उसकी पीठ को कमर से लेकर कंधों तक यूं दबा रहे थे जैसे मालिश की जाती है।
उससे कैदी के जिस्म का खून बाहर आ रहा था। फिर उन्होंने उसकी टांगें भी दबाई और बाजू भी। आखिर खून निकलने के बजाय वहीं जमने लगा जहां से गर्दन कटी थी। दो नांगों ने बर्तन उठाया और चबूतरे पर जाकर सरदार के आगे रख दिया। सरदार ने उस खून में अपनी उंगली जरा सी डबोई और अपने माथे पर लगाई। उसने वही उंगली फिर खून में डबोकर जोहरा खानम के माथे पर लगाई और फिर वही उंगली हवालदार फजलदाद के माथे पर मल दी। खून वाला बर्तन वहां से उठा लिया गया और 4-5 नांगे एक मटका उठाए हुए मैदान में आए और वहां रख दिया। ऐसा ही एक और मटका लाया गया। नांगों ने बर्तन वाला खून दोनों मटकों में आधा आधा डाल दिया और फिर दो नांगों ने अपनी बर्छियां मटकों में डालकर जोर जोर से हिलाईं। मटकों में शायद पानी था या ना जाने क्या चीज थी जिसमें ये नांगे खून मिला रहे थे। मटके बहुत बड़े बड़े थे। सरदार ने अपना डंडा हवा में बुलंद करके कुछ कहा तो नांगों के हजूम में भगदड़ मच गई। यूं पता चलता था कि जैसे उनका मजमा मुंतशिर हो रहा है, लेकिन वो पीछे को और इधर उधर दौड़कर कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर वो इसी हुल्लड़बाजी की हालत में रहे और जब वो पुरसकून हुए तो किसी के हाथ में मिट्टी का प्याला, किसी के हाथ में टीन का गोल डब्बा और किसी के हाथ में मग था। वो एक कतार में मटकों के करीब से गुजरने लगे। एक नांगा हर एक के बर्तन में पानी सा मटकों में से निकाल निकाल कर डालता रहा। उस दौरान सरदार ने अपना एक बाजू जोहरा खानम की कमर में डाल दिया और उसे अपने करीब कर लिया। फजलदाद जो समझा वो ये था कि ये सरदार ने जोहरा खानम के साथ शादी की थी। मेरा भी यही ख्याल है कि सरदार ने जोहरा खानम को बीवी बना लिया था। तमाम नांगे अपनी अपनी जगह पर जा चुके थे और वो मटकों से वो पानी सा पी रहे थे जिसमें एक इंसान का खून मिलाया गया था। एक नांगा एक प्याला उठाए चबूतरे पर आया और सरदार के आगे पेश कर दिया। सरदार ने फजलदाद की तरफ इशारा किया। प्याला फजलदाद के आगे गया तो फजलदाद ने झुक कर देखा। प्याले में बदरंग सा पानी था जिससे नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी। ये बदबू खून की नहीं थी, ये उनकी अपनी तैयार की हुई शराब थी। फजलदाद शराब की बू से वाकिफ था। फजलदाद ने नफी में सर हिलाकर बताया कि वो नहीं पिएगा। सरदार ने जोहरा खानम को ये शराब पेश न की और खुद पी ली। मैदान खाली हो चुका था। नांगे इर्द गिर्द बैठे शराब पी रहे थे। बेसर लाश पत्थर के करीब पड़ी थी। सरदार के इशारे से दो नांगे लाश के करीब गए। उनके हाथों में छुरियां थी। उन्होंने लाश का पेट चाक किया, फिर पसलियों के नीचे से पेट में छुरियां मारकर पूरा पेट खोल दिया। एक नांगे ने लाश के सीने में हाथ डाला और खींचा तो उसके हाथ में लाश का दिल और कलेजी थी। उसने ये दिल और कलेजी सरदार को पेश की। सरदार ने सर से इशारा किया तो कलेजी और दिल एक नांगा ले गया। फिर छुरियों से लाश के आज़ा अलग किए गए। यूं पता चलता था जैसे कुर्बानी का बकरा ज़िबा किया करके काटा जा रहा हो। उन्होंने बाजू के 2 टुकड़े किए, इसी तरह 2-2 टुकड़े टांगों के भी किए और 4-5 नांगे ये सारे आज़ा उठा कर ले गए। साफ जाहिर था कि जिन्होंने इंसानी खून शराब में पिया था वो ये गोश्त भी खाएंगे। सरदार बहुत खुश नजर आता था। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, जोहरा खानम ने सरगोशी में फजलदाद से कहा। मैं आज ही कोशिश करूंगा, फजलदाद ने कहा। तुम ये ख्याल रखना कि सरदार के झोंपड़े का दरवाज़ा अंदर से पक्का बंद ना हो। अगर इस जंगली ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया तो तुम किसी बहाने किसी तरह दरवाज़ा खोल देना। ये शराब बहुत ही तेज़ मालूम होती थी। नांगे बहकने लगे थे और बाज ने कह कहे लगाने शुरू कर दिए थे। बाज ने हुल्लड़बाजी भी की लेकिन वो वहीं गिरते जा रहे थे। बाज उठकर चल पड़े लेकिन उनसे ठीक तरह चला नहीं जाता था। कुछ तो मैदान में ही गिर पड़े थे और उठ ना सके। औरतों ने भी शराब पी थी, उनकी हालत भी मर्दों जैसी हो गई थी। बाज औरतों ने लड़खड़ाती जबान से गाना भी गाया था लेकिन चंद कदम चल कर गिर पड़ी और वहीं पड़ी रह गईं। इतने ज्यादा नशे के बावजूद कोई नांगा आदमी किसी औरत की तरफ देख भी नहीं रहा था। नशे में इंसान हर किस्म की घटिया हरकत कर गुजरता है और गुनाह भी करता है, लेकिन उन वहशियों के यहाँ औरत के मामले में इतना अच्छा इखलाक पाया जाता था कि किसी ने किसी औरत को हाथ तक न लगाया। बहुत देर बाद वहाँ खामोशी छा गई। बहुत से नांगे बेसुध पड़े थे और जो चले गए थे वो मालूम नहीं अपने अपने ठिकाने पर पहुंच भी सके थे या नहीं। आखिर सरदार उठा, जोहरा खानम और फजलदाद को भी उठाया। उसने डंडे का सर फजलदाद के सीने से लगाकर डंडे का इशारा उसके झोंपड़े की तरफ किया और कुछ कहा जिसका मतलब यही हो सकता था कि तुम अपने झोंपड़े में चले जाओ। फिर सरदार ने जोहरा खानम को अपने बाजुओं पर उठा लिया। वो जब उस तकरीब में आए थे तो जोहरा खानम सरदार के साथ चलती आई थी, लेकिन अब सरदार ने उसे अपने बाजुओं पर उठा लिया था, जिसका मतलब यह था कि अब जोहरा खानम उसकी बीवी थी। फजलदाद के लिए यह मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था कि जोहरा खानम को एक जंगली उठा कर ले जा रहा था, लेकिन उसने दिल पर पत्थर रख कर बर्दाश्त किया और अपने झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। फजलदाद ने देखा कि जब सरदार नशे में मदहोश नांगों में से गुजरकर जरा ऊपर गया तो कमोबेश 20 नांगे कहीं से निकले और उसके पीछे पीछे चल पड़े। ये गालिबन उसके बॉडीगार्ड थे और उन्होंने यकीनन शराब नहीं पी थी।
क्योंकि अपने सरदार की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी। फजलदाद रुक गया और उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने जगह बदल कर देखा कि सरदार बुलंदी चढ़ता चढ़ता अपनी झोंपड़े तक गया। मशालों की रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। सरदार जोहरा खानम को उठाए अंदर चला गया। उसके बॉडीगार्ड वहां से एक तरफ चले गए और एक आदमी जिसके पास बर्छी थी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। फजलदाद ने सोचा कि इन लोगों की मौजूदगी और बेदारी में जोहरा खानम को अगवा करना आसान नहीं होगा। फजलदाद अपने झोंपड़े में चला तो गया, लेकिन वो इस कदर बेचैनी और बेकरारी महसूस कर रहा था कि झोंपड़े में उससे टिका नहीं जा रहा था। एक नांगा उसके लिए खाना लाया। रात आधी गुजर गई थी। भूख की शिद्दत को वो महसूस कर रहा था, लेकिन खाने को उसका जी नहीं चाहता था। उसने ये ना देखा कि खाना क्या है, हलाल है या हराम। ना चाहते हुए भी जो कुछ भी था उसने जल्दी जल्दी खा लिया। उसने देखा कि यह नांगा पूरी तरह होशो हवास में था। वो उस नांगे से पूछना चाहता था कि उसने शराब क्यों नहीं पी, लेकिन इशारों के बावजूद वो नांगा कुछ भी ना समझ सका। वो सिर्फ हंसता रहा। वैसे भी ये नांगा बड़े अच्छे मूड में था। वो अपने सरदार के झोंपड़े की तरफ इशारा करके कुछ कह रहा था और हाथों के इशारे भी करता था। हाथों के इशारे से जब उसने औरत का तस्वुर पैदा किया तो फजलदाद समझ गया कि ये उसे बता रहा है कि उसके सरदार की शादी हो गई है और अब सरदार मौज मेला करता होगा। ये नांगा चला गया तो फजलदाद को ये खतरा महसूस होने लगा कि यहाँ बॉडीगार्डों के अलावा भी कुछ लोग होश में हैं। पहले तो वो खुश था कि तमाम नांगे शराब पीकर बेहोशी की नींद सो रहे हैं। बहरहाल उसने पक्का इरादा कर लिया कि आज वो जोहरा खानम को सरदार से आज़ाद करवा ही लेगा। वो उठा और बाहर निकल गया। उन दिनों चांद आधी रात के बाद ऊपर आता था। चांद अभी साथ वाली पहाड़ी के पीछे था, लेकिन कुछ कुछ रोशनी आ रही थी। फजलदाद सरदार के झोंपड़े की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो सीढ़ियां नजरअंदाज करना चाहता था। उसे मालूम था कि उन सीढ़ियों से वो ऊपर गया तो सरदार के झोंपड़े का संतरी उसे देख लेगा। उसने सरदार के झोंपड़े को अच्छी तरह देखा था और ये भी देख लिया था कि पीछे की तरफ से भी आया जा सकता है। हालांकि उधर से रास्ता हमवार नहीं था। पहले नीचे जाना था, फिर पीछे जाकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, फिर कहीं जाकर वो झोंपड़े के पिछवाड़े पहुंच सकता था। वो दबे पांव चलता गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि सरदार के बॉडीगार्ड्स कहाँ रहते हैं। वो एक तरफ को नीचे गया और ढलवान के साथ साथ चलता आगे बढ़ता गया। उसे दरख्तों का सहारा लेना पड़ता था। पांव फिसलने का खतरा मौजूद था। वो आगे ही आगे बढ़ता गया और उसने अंदाजा किया कि वो झोंपड़े से आगे निकल गया है। एक जगह से वो ऊपर चढ़ने लगा। वहां ढलवान ज्यादा सीधी थी। एक बार उसका पांव फिसला, लेकिन एक झाड़ी ने उसे रोक लिया और उसने साथ वाले दरख्त का तना पकड़ लिया। वो कमांडो था, उठा और दरख्तों का सहारा लेकर ऊपर चला गया। इतने में चांद पहाड़ी के ऊपर आ गया था। वहां दरख्त ज्यादा थे, इसलिए चांदनी दरख्तों में से होकर आती थी, जो फजलदाद के लिए फायदेमंद थी। उसके लिए पूरी तरह चांदनी में आ जाना खतरनाक था। वो ऊपर गया और बाएं तरफ देखा। 25-30 कदम दूर ढलान के नीचे उसे सरदार का झोंपड़ा नजर आया और साफ दिखाई देता था कि झोंपड़े के अंदर रोशनी है। वो कदम संभाल संभाल कर रखता यह ढलवान उतर गया और झोंपड़े के पिछवाड़े पहुंच गया। उसने झोंपड़े के एक कोने से एक आंख आगे करके देखा। उसे संतरी नजर न आया। उसने फौरन पीछे देखा, क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि संतरी झोंपड़े के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाता है, कहीं पीछे से ही ना आ जाए। उसे झोंपड़े के दूसरे पहलू की तरफ हल्के हल्के कदमों की सरसराहट सुनाई दी। साफ पता चल रहा था कि संतरी उधर से आ रहा है। बाएं तरफ एक मोटे तने वाला दरख्त था। फजलदाद दबे पांव उस तने के पीछे हो गया। अब वो संतरी को नजर नहीं आ सकता था। संतरी झोंपड़े के पिछवाड़े आया और आहिस्ता आहिस्ता चलता पहलू की दीवार के साथ हो लिया। फजलदाद में और संतरी में 3-4 कदमों का फासला था। संतरी दीवार से हटकर उसी दरख्त के करीब आ गया जिसके पीछे फजलदाद छुपा हुआ था। संतरी के पास बांस की बर्छी थी। संतरी 1-2 कदम आगे यानी झोंपड़ी के सामने जाने के लिए चला। फजलदाद उस पर इस कदर तेजी से झपटा कि संतरी को पता ही ना चला कि यह कौन है और उसके साथ क्या हुआ है। फजलदाद ने अपना एक बाजू संतरी के गले में इस तरह डाल दिया था कि उसकी शह-रग दब गई थी। संतरी की आवाज नहीं निकल सकती थी। फजलदाद ने बाजू का शिकंजा और सख्त कर दिया और इसके साथ ही उसने दूसरे हाथ से उसके पेट में जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। फौजियों को बगैर हथियार की लड़ाई की जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें यह दाव खास तौर पर सिखाया गया था। उस नांगे ने अब दम घुटने से मरना था। उसने तड़पने के अंदाज से टांगे मारी और फिर उसका जिस्म बेहरकत हो गया। फजलदाद ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। वो मर चुका था। उसने नांगे को छोड़ दिया और उसकी बर्छी उठा ली। वो दबे पांव झोंपड़े के दरवाजे तक गया और दरवाजे पर हाथ रखा। निहायत आहिस्ता से दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। झोंपड़े में एक दिया जल रहा था। फजलदाद ने अंदर जो मंजर देखा उसने उसे बावला कर दिया। सरदार की पीठ दरवाजे की तरफ थी और जोहरा खानम को उसने अपने नीचे गिरा रखा था।
जोहरा तड़प रही थी और उसके नीचे से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो उस जंगली को खामिन की हैसियत से कबूल नहीं कर रही थी। जंगली सरदार इस कदर बदमस्त था कि उसे पता ही ना चला कि मौत उसके पीछे सिर्फ 2 कदमों तक आन पहुंची है। फजलदाद ने पूरी ताकत से बर्छी उसकी पीठ में उतार दी। सरदार के मुंह से बड़ी लंबी हा हा की आवाज निकली और वो उठने लगा। फजलदाद ने बर्छी इस तरह उसकी पीठ से निकाली कि पांव उसकी पीठ पर रखा और बर्छी खींची। जोहरा खानम बड़ी तेजी से उठ खड़ी हुई। सरदार पीठ के बल गिरा। फजलदाद ने पहले की तरह पूरे जोर से उसके सीने पर बर्छी मारी, जो पसलियां तोड़ती हुई दूर तक अंदर चली गई। फजलदाद ने उसके पेट पर खड़े होकर बर्छी निकाली और जोहरा खानम से कहा कि अब रुकना नहीं। उसने जोहरा खानम का बाजू पकड़ा और उसे साथ लेकर झोंपड़े से निकल गया। फजलदाद को रास्ते का कुछ इल्म नहीं था। वो एक तरफ उतरने लगा। खासी दूर नीचे उतरे तो ऊपर से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे नांगे बेदार होकर अपने सरदार के झोंपड़े में पहुंच गए हों। सरदार के मुंह से बड़ी बुलंद आवाज निकली थी, जो उसकी जिंदगी की आखिरी आवाज थी। उसके मुहाफिज उस आवाज पर जाग उठे होंगे। पहाड़ी से उतरकर वो एक तरफ को दौड़ पड़े। एक जगह पहाड़ कटा हुआ था, वहां से वो मुड़े और आगे चले गए। ये जगह जरा कुशादा थी, लेकिन उसमें झाड़ियां और कम बुलंद दरख्त जरा ज्यादा थे, जिनमें से तेजी से गुजरना मुमकिन नहीं था। फजलदाद ने फौजी चप्पल पहन रखे थे, लेकिन जोहरा खानम नंगे पांव थी। उसे कांटे भी चुभ रहे थे, लेकिन जान बड़ी प्यारी चीज है, इसलिए वो फजलदाद की रफ्तार का साथ दे रही थी। उससे आगे टेकरियों की भूल भुलैयां शुरू हो गईं। यहाँ वही खतरा था जिसमें से मैं भी कभी गुजरा था। फजलदाद दिमाग को हाजिर रख कर भागा जा रहा था। वहां से निकले तो आगे फिर एक और पहाड़ी आ गई, जिसके साथ साथ वो दौड़ने लगे। जोहरा, फजलदाद ने तेज चलते हुए जोहरा खानम से कहा, अगर तुम नंगे पांव नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। नहीं, जोहरा खानम ने जवाब दिया, मेरी फिक्र ना करो, चलते चलो। मेरे पांव अगर छलनी हो गए तो भी परवाह नहीं करूंगी, जान भी दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर किसी को हाथ नहीं डालने दूंगी। तुम बड़े ठीक वक्त पर उस जंगली के झोंपड़े में पहुंच गए थे। अगर इलाका मैदानी और हमवार होता तो दोनों इतनी तेज दौड़ सकते थे कि उस वक्त तक बहुत दूर पहुंच चुके होते। फजलदाद को खतरा यह नजर आ रहा था कि नांगे इस दुश्वार गुजार इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे, और फजलदाद को पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस सिमत में जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि घूम फिर कर और मोड़ मुड़ते मुड़ते वो वापस ही चला जा रहा हो। वो दौड़ने की रफ्तार से चलता गया और जोहरा खानम उसका बड़ा ठीक साथ दे रही थी। चांद ऊपर आ गया था। जंगल की फिजा नमी की वजह से बिल्कुल साफ होती है, जरा सा भी गर्दो गुबार नहीं होता, इसलिए चांदनी पूरी तरह शफाफ होती है। दोनों भागे चले गए। दोनों को एहसास हो गया था कि उनका ताकुब किया जा रहा है। फजलदाद को उस बर्छी का भरोसा था जिससे उसने सरदार को कत्ल किया था। वो बर्छी साथ ले आया था। फजलदाद के अंदाजे के मुताबिक 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त गुजर गया था। उसे नांगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। नांगे करीब पहुंच रहे थे। वो कुछ और दूर गए तो एक सीधी खड़ी चट्टान ने उनका रास्ता रोक लिया। वो दाएं बाएं कोई रास्ता देखने लगे। आखिर उन्हें एक रास्ता नजर आ गया। फजलदाद ने जोहरा खानम को बाजू से पकड़ा और उसे आगे किया कि पहले वो उस तंग से रास्ते में से गुजर जाए, लेकिन जोहरा खानम पीछे हो गई और फजलदाद को आगे किया। वो उसके पीछे रहना ही शायद महफूज समझती थी। वो रास्ता कुदरती तौर पर चट्टान के दरमियान में से बना हुआ था। 2 आदमी पहलू बा पहलू उसमें से गुजर सकते थे। जूं ही फजलदाद उस रास्ते में दाखिल हुआ, उसे अपने पीछे हल्की सी धमक सुनाई दी और उसके साथ ही जोहरा खानम के मुंह से हाय या आह जैसी आवाज निकली। फजलदाद ने रुक कर पीछे देखा। जोहरा खानम चट्टान के साथ गिर पड़ी थी और एक बर्छी उसकी पीठ में उतरी हुई थी। फजलदाद ने बर्छी निकाल दी और देखा कि यह कमोबेश 4 इंच जोहरा खानम के फेफड़ों में उतर गई थी। अब उस लड़की का जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। फजलदाद ने वो बर्छी वहीं फेंकी और वहां से भाग उठा। उसे यकीन था कि नांगों को जोहरा खानम की लाश ही मिलेगी। अब चूंकि फजलदाद अकेला था, इसलिए उसे भागने दौड़ने में कोई दुश्वारी नहीं थी। पहले वो कुछ दूर जाकर रुकता और जोहरा खानम को साथ लेता और आगे चलता था। अब वो तेज दौड़ने लगा, लेकिन वो जगह तेज दौड़ने नहीं देती थी। छोटे छोटे दरख्त थे, घनी झाड़ियां थी और कहीं खड्ड आ जाता और कहीं छोटी बड़ी कोई टेकरी रास्ता रोक लेती थी। फजलदाद 2-3 मरतबा गिरा भी, लेकिन उठ खड़ा हुआ और फिर दौड़ पड़ा। वो इतना महसूस कर रहा था कि जमीन नीचे को जा रही है। वो बुलंदी से उतर रहा था। उसे नांगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उनसे उसने जाने कैसे अंदाजा किया कि नांगे बिखर गए हैं। वो थक गया था। एक जगह एक टीकरी के साथ बड़ी घनी झाड़ियां थीं। फजलदाद उनके अंदर जाकर छुप गया। उसने ये सोचा था कि उसके ताकुब में आने वाले आगे निकल जाएंगे तो वो किसी और सिमत में चला जाएगा। थोड़ी ही देर के बाद 2 नांगे उन्हीं झाड़ियों के करीब आकर रुक गए। वो आपस में बातें कर रहे थे। दोनों वहां बैठ गए। वो भी ताकुब में थक गए थे। फजलदाद ये ना देख सका कि उनके पास हथियार क्या हैं। उसका ख्याल था कि बर्छियां ही होंगी।
वो नांगे वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फजलदाद को यह खतरा नजर आने लगा कि ये दोनों झाड़ियों के इस तरफ ना आ जाएं जहां वो छुपा बैठा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसे चांदनी में दोनों नांगे अपनी तरफ पुश्त किए बैठे नजर आए। उसने एक नांगे की पीठ में उसी तरह और ताकत से बर्छी मारी जिस तरह उसने उनके सरदार को मारी थी। वो नांगा बर्छी खाकर उठ ना सका, लेकिन दूसरा उठकर जरा परे हो गया। तब फजलदाद ने देखा कि उस नांगे के हाथ में चौड़े ब्लेड वाली लंबी तलवार थी। अब फजलदाद भाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसे वहां से निकलने के रास्ते का पता ही नहीं था और वो छुप भी नहीं सकता था। वो झाड़ियों में से सामने आ गया।